तो आज जो डेमोक्रेसी के का सहारा लेके जुडिशरी चल रही है, उसमें जो कॉलेजियम सिस्टम है उसने हर डेमोक्रेसी को इतना नुकसान कर दिया है कि उसमें कमिटेड और बेईमान लोगों को जगह मिल जाती है और उनको रोका नहीं जा सकता। इसलिए जो जुडिशरी का रोल था डेमोक्रेसी में, वो इंडियन जुडिशरी पूरा नहीं कर पा रही है। आज बेंगलोर में ऑल इंडिया लॉयर्स काउंसिल की मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें इसके कौमी सेक्रेटरी जनरल शरफुद्दीन अहमद इसमें हिस्सा लिए और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। शरफुद्दीन साहब एक सीनियर एडवोकेट हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने काम किया है और काफ़ी लंबा तजुर्बा इनका जुडिशरी में रहा है। ये बात करते हैं। साहब, आपका मुख्तसर तारुफ हमें बताएं। मेरा नाम शरफुद्दीन अहमद है और मैं ऑल इंडिया लॉयर्स काउंसिल का सेक्रेटरी जनरल हूँ। उसमें हमारी एक बड़ी कमेटी है जिस नेशनल कमेटी का आज इजलास, सेंट्रल कमेटी का इजलास बेंगलोर में था, तो उस सिलसिले में हम बेंगलोर आए और हमने बेंगलोर में यहाँ की स्टेट कमेटी को भी फॉर्म किया है आज। यानी आज हमारी ऑल इंडिया लॉयर्स काउंसिल की एक स्टेट कमेटी भी बन गई है। सर, इस कमेटी का क्या मकसद है और कर्नाटक में इसकी जिम्मेदारी किसे दी है? कर्नाटक में इसके प्रेसिडेंट हरिराम साहब हैं, जो सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, उनको बनाया गया है। उसके अलावा जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं और हमने कोई ऑफिस बेयर्स चुने गए हैं। वो लोग चूँकि आज कर्नाटक उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी तरह से संघ की लिबर्टी में तब्दील हो रहा है और उन्होंने यहाँ के 80% लोगों की बेइज्जती करते हुए एक काउ स्लॉटर पे कानून पास किया है और इस बात की धमकी दी है कि यूपी जैसा वो लव जिहाद कानून भी बनाएंगे। इसलिए हमारी तवज्जो कर्नाटक की तरफ हुई है और कर्नाटक में हम एक ऐसी टीम तैयार कर रहे हैं जो स्टेट टेररिज्म का और जिस तरह से डरा के डेमोक्रेसी को ख़त्म करके और चंद हाथों में ताकत को कैद कर रहे हैं और आवाम को ग़ुलाम बनाना चाहते हैं, उसकी लड़ाई हम कर्नाटक में लड़ पाएँ। इसके लिए आज हमने टीम तैयार की। सर, यूपी की अगर बात करें तो लव जिहाद का कानून जो है वहाँ बनाया गया है। आखिर लव जिहाद कहीं ज़मीन पर नज़र नहीं आता है। मुख्तलिफ़ किस्म की शादियाँ होती हैं, हर मज़हब में इस तरह से होते हैं। इसकी कोई सच्चाई है? क्या इसकी हकीकत है? यूपी में 14 केसेस को लेके योगी गवर्नमेंट ने एक कमेटी SIT बनाई थी और उसने 2 फाइंडिंग्स दी। पहली ये कि इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन मुलब्बिस नहीं है, नंबर 2 इसमें कोई भी पैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ है। कहीं कहीं पर बदउनवानी इस तरह से पाई गई कि लड़के ने झूठ बोला, लेकिन इन 14 केसेस में सारे लड़के मुसलमान थे और लड़कियां हिंदू थीं। लेकिन जो SIT की फाइंडिंग आई उसमें ये कहा गया कि कोई कंस्पिरेसी नहीं थी। भाई दूसरी बात जो आपने अभी दरियाफ़्त की है, लव जिहाद को कानून में कहीं पर भी नहीं डिफ़ाइन किया गया है। लेकिन इससे पहले पिछले साल स्टेट होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बयान दिया था कि लव जिहाद जैसा कोई लफ्ज़ कानून में नहीं है और इसका कोई फैक्चुअल भी कहीं से वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। लव जिहाद एक मिथ है, एक अफवाह है और उस अफवाह की बुनियाद पर वो मुसलमानों को सताना चाहते हैं, डर पैदा करना चाहते हैं और नफ़रत फैलाना चाहते हैं। मुसलमानों को वो सीधे हर जुर्म के लिए ज़िम्मेदार मानते हैं, हर गलती के लिए उन्हें ज़िम्मेदार मानते हैं और ऐसे ही इस प्रोपेगेंडे का लव जिहाद एक हिस्सा है। सर, तज़ाद है उनकी बयान में, क्योंकि होम मिनिस्टर एक बयान देते हैं लेकिन उन्हीं का एक चीफ मिनिस्टर इस पर कानून बनाता है। इतना तज़ाद है, इस पर कोई कानूनी कार्रवाई, कानूनी शिकंजा नहीं कसा जा सकता? अभी आर्डिनेंस आया है और इंशाल्लाह आर्डिनेंस को हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया जाएगा, क्योंकि वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। उस कानून के ज़रिए इन्होंने ये कह दिया है कि हिंदू औरतें बहुत बेवकूफ़ होती हैं और उनको बहलाया फुसलाया जा सकता है। हालांकि हिंदू औरतें किस कदर MNCs में CEO के भी लेवल पे हैं और इस कदर काबिल हैं कि वो अपनी काबिलियत का लोहा मर्दों में मनवा चुकी हैं। अगली बात यह है कि वो कानून जो अपने आप में जो फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है कि वो राइट टू प्रोपेगेट द रिलीजन जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जो हक़, उसको एक कानून लेता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो पार्लियामेंट का कानून है और उसे स्पेशल मैरिज एक्ट कहते हैं, जिसमें इंसानों को मज़हब बदलने की ज़रूरत भी नहीं होती और वो अपनी शादी कर सकते हैं, वो थ्रू आउट इंडिया हो सकता है, उसको भी ये कानून दरकिनार करता है। क्योंकि एक लड़का जो अभी इसी हफ्ते में मुरादाबाद में शादी करने जा रहा था, तो वो जब शादी रास्ता में था तो उसे गिरफ़्तार कर लिया, उस लड़के को गिरफ़्तार किया, उसके भाई को गिरफ़्तार किया
किया और उस लड़की को गिरफ्तार किया, जबकि वो लड़की मेजर थी और उस कह रही थी कि हम सिर्फ अपनी शादी को रजिस्टर करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी शादी तो 22 जुलाई में हो गई है, लेकिन एक यहाँ पर कानून का राज नहीं है, लाठी का राज उत्तर प्रदेश में कायम हो गया है और उसी को वो रिपीट करना चाहते हैं कर्नाटक में। इसमें कोर्ट्स ने बिल्कुल उस तरफ ध्यान देना बंद कर दिया है, क्योंकि कोर्ट्स एक तरह से बीजेपी के असर में काम कर रहे हैं और हम देखते हैं कि अर्नब गोस्वामी को एक हफ्ते के अंदर 3 कोर्ट्स से आके सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ मिल गई, लेकिन वहीं कप्पन को, जो कि एक जेन्यून पॉलिटिशियन जर्नलिस्ट हैं और इस तरह के कई तकरीबन 1.5 दर्जन पॉलिटिशियन जर्नलिस्ट जेल में बंद हैं, जो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई भी रिलीफ नहीं दे रहा है और उन लोगों को सताया जा रहा है। तो एक तरह से मीडिया को भी टेम करने की कोशिश की जा रही है कि जो भी इस मुल्क में डेमोक्रेसी का, सच्चाई का, इंसाफ का साथ देगा, उसके साथ वो क्रिमिनल जैसा बर्ताव करेंगे। इसलिए वकीलों की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो सामने आएँ और इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कराने का, क्योंकि हम सेव द कॉन्स्टिट्यूशन का नारा नहीं देते हैं, हम कहते हैं इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके लिए हम जद्दोजहद करेंगे। इसमें बहुत जज और बड़े पुलिस ऑफिसर्स हमारे साथ हैं, क्योंकि हम सबके साथ मिलके इंक्लूसिव वे में एक लड़ाई खड़ी कर रहे हैं। इसलिए कर्नाटक में भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बनी है, फॉर्मेशन हुआ है ऑल इंडिया लॉयर्स काउंसिल का, कर्नाटक यूनिट का, उसमें ज़्यादा कम मुसलमान हैं, ज़्यादा गैर मुस्लिम हैं, लेकिन औरतें भी हैं। उन 8 लोगों में 3 औरतें हैं और बहुत सारे दलित हैं। हम मिल के इस लड़ाई को लड़ने का आज़म कर चुके हैं, प्लेटफॉर्म बन लिया है और इंशाल्लाह लड़ेंगे। सर, ये अभी देख रहे हैं कि लव जिहाद का जो कानून है वो भी आ सकता है, इसका अंदेशा लग भी रहा है। लेकिन अब जिस तरह से कॉ स्लॉटर का जो बिल है लोअर हाउस में पास हुआ है कर्नाटक में, आपने भी देखा होगा कि किस तरह से बगैर एजेंडा में लाए हुए इसको पास कर लिया गया। अब ये अपर हाउस में है, अपर हाउस में मेजॉरिटी नहीं होने की वजह से उस बिल को पेश नहीं किया गया। अगर इस बिल को किस तरह से रोका जा सकता है आने वाले दिनों में, चूँकि अगले सेशन में इसे पेश किया जा सकता है, तो किस तरह से इसे रोका जा सकता है? कानूनी जो इसकी लड़ाई है वो किस तरह से लड़ी जा सकती है? बिल के स्टेज पे कानूनी लड़ाई को नहीं लड़ा जा सकता, क्योंकि बिल एक प्रोसेस है जो लेजिस्लेटिव है और उसमें वो उनका प्रोसेस ये है कि वो अपर हाउस के में जाएंगे और वहाँ मेजॉरिटी नहीं है, तो उनके सामने एक रास्ता है कि वो शॉर्टकट बहुत चल रहे हैं। और यहाँ तक हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मना किया कि आर्डिनेंस बार बार ना बनाओ। उन्होंने एक ही सब्जेक्ट पे 5 आर्डिनेंस बनाए थे। उम्मीद इनकी जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखते हुए उम्मीद है कि वो आर्डिनेंस लाएंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और मुल्क में उन्हें डिवाइड एंड रूल से पॉलिसी से काम करना है। तो वही रास्ता कर्नाटक में अपनाया जा रहा है, जिससे दूसरी तरफ जो नाकामी है गवर्नमेंट की उससे ध्यान हटे और डिविएट होके सिर्फ लव जिहाद पे और काउ स्लॉटर पे रह जाए। इसलिए वो एक डंका बजाएंगे और ऑर्डिनेंस लाने की उम्मीद है कि ऑर्डिनेंस लाके वो एक पब्लिक डोमेन में इस डिबेट को जारी रखना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही ये कानून की शक्ल लेगा, या तो फिर दस्तखत करके गवर्नर को कानून बनेगा या ऑर्डिनेंस लाएगा, उसके बाद ऑल इंडिया लॉयर्स काउंसिल कुछ ऐसी रास्ता अपनाएगी कि कोर्ट में जाने की कोशिश। ऑर्डिनेंस को किस तरह से चैलेंज किया जा सकता है? क्योंकि इसमें अगर पब्लिक का हक नहीं है, पब्लिक का इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तकरीबन 70% से ज़्यादा लोग जो हैं गोश्त खाने वाले हैं, 70-80% लोग गोश्त खाते हैं। इन लोगों को अगर नुकसान होता है, सवाल सिर्फ खाने का नहीं है, वो तिजारत से जुड़ा हुआ मामला है। अगर इतने लोगों को इसका इफ़ेक्ट हो सकता है, अगर ऑर्डिनेंस लाया जाएगा तो कैसे इसे जो है रोका जा सकता है? ऑर्डिनेंस का भी अल्ट्रा वायरस चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। तो जब ऑर्डिनेंस आ जाएगा और कोई ऐसा ऑर्डिनेंस अगर प्रमोलगेट करते हैं तो फिर एक रास्ता है कि उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाए। और मुझे लगता है कि ऑल इंडिया लॉयर्स काउंसिल के अलावा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो इनकी फासिज्म है उसको रोकने के लिए जो भी कार्रवाई हो सकती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर वो की जाएगी। सर, जुडिशरी को कैसे देखते हैं आप? जिस तरह से आजकल फैसले आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं कि ऐसे फैसले जो कभी नहीं देखे ऐसे फैसले आ रहे हैं। कभी ऐसे भी देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एहतजाज किया। ये सब क्या हो रहा है सर? असल में जो मुल्क में डेमोक्रेसी में जिस तरह से जुडिशरी को हवा दी गई है, वो हमेशा जब भी गवर्नमेंट मजबूत आती है सेंट्रल में, तो हमेशा जुडिशरी उसकी सबीडियंट हो जाती है, उसकी ओबीडियंट हो जाती है। आज चूँकि हुकूमत बहुत तानाशाही की शक्ल में सामने आई है, तो जो भी वो जज जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था
कि मुल्क में डेमोक्रेसी ख़तरे में है, वो एक राज्यसभा की सीट के लिए बाबरी मस्जिद से लेकर और तमाम फैसले करते हुए चला गया और उसने अपने आप को बिल्कुल गिरवी रख दिया, क्योंकि उसके ख़िलाफ़ एक औरत के साथ जिनसी ताल्लुकात के सिलसिले में केस दाखिल हुआ था। जब से गवर्नमेंट ने उसको अब दबाव में ले लिया और उसने उससे फ़ैसले करवा लिए, तो आज जो डेमोक्रेसी का सहारा लेके जुडिशरी चल रही है, उसमें जो कॉलेजियम सिस्टम है उसने हर डेमोक्रेसी को इतना नुकसान कर दिया है कि उसमें कमिटेड और बेईमान लोगों को जगह मिल जाती है और उनको रोका नहीं जा सकता। इसलिए जो जुडिशरी का रोल था डेमोक्रेसी में, वो इंडियन जुडिशरी पूरा नहीं कर पा रही है। इसको लेकर सभी फ़िक्रमंद हैं और वो जजेस भी बहुत फ़िक्रमंद हैं जो इस हालत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसका हल क्या है सर? हल क्या होना चाहिए? इसका हल वही है जो आज दिल्ली की बॉर्डर पे हो रहा है कि लोगों ने इतना बड़ा एहतजाज शुरू कर दिया है कि वो डेमोक्रेटिक मीन्स से, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से इस मुल्क में जो ज़्यादती है उसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे और अपनी ताकत की बुनियाद पर मुल्क में तब्दीली निज़ाम करेंगे, जिससे कि इंसाफ कायम हो जाए और बराबरी कायम हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे शरफुद्दीन साहब जिन्होंने हमें काफ़ी तफसीली जानकारी दी है, जिस तरह से जुडिशरी में आज माहौल चल रहा है, जिस तरह से केसेस हो रहे हैं, जिस तरह से हुकूमत का रवैया है, तमाम पहलू पे इन्होंने हमें जानकारी दी है। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इनसे कानूनी मालूमात लें और आप तक पहुँचाएँ। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।